Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is UGC NET with Mamta Verma, and we were continuously doing the British history. So last class में हमने जो जैकोबियन एरा के फेमस प्ले राइटर हैं जॉन वेबस्टर, उसकी जो ट्रेजेडी थी फेमस उनको कंप्लीट किया था. सो मोस्टली हमने जैकोबियन एरा के जो फेमस प्ले राइटर थे उनको डिटेल में कंप्लीट कर लिया है. 2-3 प्ले राइटर बचते हैं एंड में जिनके जो माइनर है, मतलब जिनका वर्क कभी डिटेल मतलब ऐसा नहीं कि आपको डेप्थ में पढ़ना पड़े, डिटेल में कभी नहीं पहुंचा जाता, सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है उनका. तो 2-3 ऐसे माइनर प्ले राइटर हैं जिनके 1-2 वर्क है, उनका सिर्फ टाइटल आपको ध्यान में रखना है, मतलब याद करना है. सो नेक्स्ट जो हमारे प्ले राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, वो है जॉर्ज चैपमैन. सो जॉर्ज चैपमैन है, इसका जो टाइम पीरियड है 1559 से 1634 है. ओके, सो इनकी जो मोस्टली जो इनके जो कॉमेडी और ट्रेजेडीज हैं, इसमें एक कॉमेडी है जिसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. बाकी सिर्फ आपको टाइटल है, उनका नाम है, वो सिर्फ रिमाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं. तो चलो जॉर्ज चैपमैन है, उनका वर्क देख लेते हैं. सो फर्स्ट उनकी एक पोइम लिखी है जॉर्ज चैपमैन ने, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं. द शैडो ऑफ नाइट, द शैडो ऑफ नाइट. तो द शैडो ऑफ नाइट है, ये एक पोइम है जो 1594 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, आपको इसके जोनरा याद रखने हैं कि शैडो ऑफ नाइट सिर्फ एक ही पोइम है जॉर्ज चैपमैन की जो सिर्फ फेमस है, बाकी इसकी सबने बाकी इसके जो भी वर्क हैं वो ट्रेजेडी और कॉमेडी हैं. ठीक है, सो सेकंड इसकी जो कॉमेडी है जो फेमस है, द ब्लाइंड बेगर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द ब्लाइंड बेगर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया. ओके, ब्लाइंड बेगर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये एक कॉमेडी है जो 1596 में पब्लिश हुई थी. ओके, सो इसको थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि यही जॉर्ज चैपमैन की एक फेमस जिस टाइम में ये पब्लिश हुई थी तो उस टाइम में ये काफी मतलब रिनोन्ड वर्क था उसका. ये रिनोन्ड कॉमेडी है जिसको थोड़ा सा आपको देखना है. तो इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जिसके नाम पे ये कॉमेडी है ब्लाइंड बेगर, तो वो इसमें कौन होता है? सो इसमें एक है क्लिंथ, सॉरी. सो क्लिंथ है, क्लिंथ. सो क्लिंथ है, ये एक सीफर्ड है, सीफर्ड है ये, एंड ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ क्या? ब्लाइंड बेगर, ब्लाइंड बेगर और आयरिश फॉर्चून टेलर. ठीक है, सो क्वीन है एजल. एजल इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट. सो इसकी जो सेटिंग है, इस जो कॉमेडी है इसकी सेटिंग है वो अलेक्जेंड्रिया में रखी गई है. देखो इस नाम में, इसमें भी अलेक्जेंड्रिया जो इस कॉमेडी में भी है, अलेक्जेंड्रिया इज द प्लेस इन इजिप्ट. सो मेनली इसकी सेटिंग है वो अलेक्जेंड्रिया मतलब इजिप्ट में रखी गई है. ठीक है, सो अलेक्जेंड्रिया एक प्लेस है इजिप्ट का. सो यहाँ ना इजिप्ट की क्वीन होती है एजल, और ये क्लिंस है, ये एक सीफर्ड होता है जो क्या करता है, यहाँ इसका नाम है वो ड्यूक सीफर्ड है, ड्यूक भी लगा लो आगे क्योंकि बाद में वो डिस्गाइज करता है. तो यहाँ सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना. तो अब स्टोरी क्या होती है थोड़ी सी आउटलाइन में आपको बता देती हूँ, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये जिस टाइम में ये कॉमेडी पब्लिश हुई थी काफी रिनोन्ड थी, और एग्जाम में 1-2 बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है. इसका डिस्गाइज जो रूप है वो पूछा गया था. तो स्टोरी में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ. ड्यूक क्लीन है, he comes to Alexandria and he works under the इजिप्ट किंग. जो एजल है उसका हस्बैंड था किंग इजिप्ट का. तो एजल के घर में ये क्या करता है, एज ए ड्यूक वहां रहता है, एंड ही वूज टू द एजल, मतलब एजल को वो उसको सेड्यूस करने की ट्राई करता है एजल को.
तो उसका जो एजल का हस्बैंड है, जो किंग है, वो उसको क्या कर देता है, इजिप्ट से बाहर निकाल देता है, इसको ड्यूक क्लिंथ को। सो जो एजल है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सीक्रेटली सी लाइक्स दिस ड्यूक क्लिंथ, वो ड्यूक क्लिंथ को सीक्रेटली लाइक्स करती है, लेकिन इतना नहीं कि बाय फोर्स वो उसको सेड्यूस करे। बट जो क्लिंथ है जब इसको सेड्यूस करता है तो किंग है इसको वहां से इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया जो प्लेस है वहां से इसको एग्जिट कर देता है, मतलब वहां से इसको निकाल देता है, बैनिशमेंट देता है। तो उसके बाद क्या होता है, एजिल है ये दोबारा से जो क्लिंथ, जो ड्यूक क्लिंथ है वो क्या करता है, बाय बर्थ ही एक सीफर्ड होता है, लेकिन फिर क्योंकि ही लव्स टू एजल, क्वीन एजल को वो पसंद करता है, प्यार करता है, बट वो क्या करता है बाद में दोबारा क्या करता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, मतलब एक ब्लाइंड बैगर, एक अंधा जो भिखारी होता है जो कि लोगों को फॉर्च्यून भी बताता है, फॉर्च्यून टेलर में भविष्य बताता है लोगों को। तो ये डिस्गाइज रूप करके वो दोबारा से अलेक्जेंड्रिया में आता है एंड ही इज वेरी रिनोन्ड ब्लाइंड बैगर, लोगों को उसका फॉर्च्यून बताता है वो, एंड ही लिव्स इन द केव ऑफ द अलेक्जेंड्रिया। तो जब एजल क्वीन को पता चलता है कि ब्लाइंड बैगर नाम का कोई एक आयरिस है, ठीक है, आयरिस इसका नाम ध्यान में रखना है, आयरिस कि कोई पर्सन है जो कि मतलब फॉर्च्यून टेलर है, तो वो अपनी मेड के साथ एजल है वो उस केव में जाती है ब्लाइंड बैगर के, और वहां वो पूछती है कि प्लीज यू नो टेल द फॉर्च्यून ऑफ द ड्यूक क्लिंथ, मुझे ड्यूक क्लिंथ है उसका पता, मतलब उसको पता चाहिए वो कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको जो पनिशमेंट मिली थी कि वो वहां से अलेक्जेंड्रिया से चला जाए, तो मैं चाहती हूँ कि ही रिमेन्स अलाइव, और उसको वापस चाहती हूँ। तो क्या करता है अभी जो ड्यूक क्लिंथ है वही तो ब्लाइंड बैगर है, ही हिमसेल्फ इज द ड्यूक क्लिंथ, बट वो क्या करता है, वो उसको बताता है कि आपको एक ब्लाइंड बैगर है, उसकी एक पिक्चर है, वो एक उस जो अलेक्जेंड्रिया प्लेस है वहां लोगों को सबको बताना होगा, और उसके लिए लोगों को इनाम देना होगा कि जो कोई भी जहां भी जिसको भी ड्यूक क्लिंथ मिले उसको इनाम मिलेगा, जो भी ड्यूक क्लिंथ को मतलब उसको पता लगाएगा उसको लिए एक अच्छा इनाम रखो, और मे बी और उसको जो और लोगों को रोको कि कोई भी उसको मतलब उसकी डेथ ना कर पाए, क्योंकि वहां से उसको मतलब एक बुरी वाली पनिशमेंट देके निकाला गया था, क्योंकि उसने क्वीन एजल है उसको सेड्यूस करने की कोशिश की थी। तो गांव जितने भी अलेक्जेंड्रिया के पीपल है सबको पता है मे बी दे कैन यू नो ट्राई टू किल हिम। तो क्या करता है उसको बताता है, तो वो क्वीन है वो वहां से चली जाती है, लेकिन बाद में स्टोरी में पता चलता है कि ये जो ड्यूक क्लिंथ है ये एक ट्रू लवर नहीं होता, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ मनी, मतलब मनी डिफरेंट डिस्गाइज करता है, वो बहुत सारे पर्सोना मतलब एक मुखौटा लगा लो या बहुत सारे ऐसे भेष बदल के लोगों को लूटता है, वो एक स्विंडलर होता है, रोबर जिसको बोलते हैं। सो बेनिफिट के लिए इवन ही ऑल्सो रोब्स टू द यू नो वीमेन्स, वो इसी प्ले में उसने 2-3 अदर जो लेडीज हैं उनके साथ उसने शादी की है, बाद में उनको छोड़ दिया अडल्टरी में। तो वो उसके बहुत सारे डिफरेंट डिस्गाइजेस है, बहुत सारे रूप हैं, वो कौन सा भी वेश बदल के वो लोगों को ठगता है और बाद में पता चलता है ये उसको, ठीक है। तो ये स्टोरी होती है, ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंड बैगर है ये, क्योंकि काफी फेमस है, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्गाइजेस करता है इसमें, तो इसलिए, ठीक है। उसके बाद जो जॉर्ज चैपमैन है इसकी जो कॉमेडीज हैं और कुछ ट्रेजेडीज है उनके सिर्फ आपको नाम ही मतलब सिर्फ टाइटल देखना है। सो नेक्स्ट जो इसके जो कॉमेडी है उनके टाइटल है, 1-2 ट्रेजेडी बसती है, सो उनके आप टाइटल है ना उसको सिर्फ लिख लो क्योंकि एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो इसकी कॉमेडी है, थर्ड इज द ईस्टवर्ड होम। ईस्टवर्ड होम ये कॉमेडी है जिसने किन किन के कोलैबोरेशन में लिखी थी, मैंने 2 बार और लिखवा चुकी थी, बेन जॉनसन, फिर भी लिख लो बेन जॉनसन, जॉन मास्टरटन एंड चैपमैन हिमसेल्फ, यू नो चैपमैन, ठीक है।
तो तीनों ने ये ईस्टवर्ड हो जो कॉमेडी है इसको कोलैबोरेशन में लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो पब्लिकेशन है, एक बार इसकी ये ईस्टवर्ड हो कॉमेडी का पब्लिकेशन पूछा गया था और इसका कोलैबोरेशन भी एक बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1605 में ये पब्लिश हुई थी और इसका कोलैबोरेशन है वो 3 जो प्ले राइटर है उन्होंने मिलके लिखा है इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसकी द सीजर एंड पोम्पी, द सीजर एंड पोम्पी। द सीजर एंड पोम्पी है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है ऑल फूल्स, ऑल फूल्स है इसका, ये जो ऑल फूल्स है इसका पब्लिकेशन 1605 है और ये कॉमेडी है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है 6 द विडोवर्स ट्रेजेडी एंड द जेंटलमैन्स यूशर, द जेंटलमैन्स यूशर, ठीक है, द जेंटलमैन्स यूशर and the widower's tear, the widower's tear, ओके। सो ये दोनों हैं, ये कॉमेडी है। और लास्ट बचती है एक ट्रेजेडी, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इनके टाइटल है, सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखने हैं और ये है कि इसके जोनर मतलब ट्रेजेडी है या कॉमेडी, ये एक बार देख लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सभी टाइटल, क्योंकि इनमें से 2-3 बार एग्जाम में कई बार मैच द फॉलोइंग या अकेले को भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है इसका द ट्रेजेडी ऑफ बायरन, द ट्रेजेडी ऑफ बायरन या कॉन्स्पायरेसी ऑफ बायरन भी बोल देते हैं इसको, द कॉन्स्पायरेसी, ऐसा आएगा यहाँ, कॉन्स्पायरेसी ऑफ बायरन, ओके। सो ये भी एक ट्रेजेडी है, ओके। लास्ट बस इतना ही है, इतना सिर्फ आप याद रख लो। जो ब्लाइंड बैंगर मैंने बताया था उसका थोड़ा सा देख लो आउटलाइन ऊपर से, बाकी कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया उतना इनफ है एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा, क्योंकि नेट जब आप नेट की तैयारी करते हो तो आपको किसी जैसे गेट, IIT, PhD के लिए जो एंट्रेंस होता है या PGT होता है, क्योंकि गेट में जो आता है एक हायर लेवल होता है लिटरेचर का, इससे ऊपर कभी नहीं पूछते इससे डीप में, क्योंकि अगर आपने नेट की तैयारी कर ली तो इसके बाद आपको किसी डिफरेंट एग्जाम की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेट पे सब कुछ आ जाता है, इतना सारा तो पढ़ते हैं हम नेट में, ठीक है। तो इतना काफी है ये टाइटल, और जो चैपमैन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा इसका वर्क नहीं है कुछ भी, सिर्फ इनके टाइटल्स हैं, इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। एंड नेक्स्ट जो जॉन फोर्ड 1-2 बचते हैं उनका भी सिर्फ 1-1, 2-2 वर्क है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी।